हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज मैटर्स। जहां मैं प्रदीप आपके साथ डिस्कस करता हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, प्लस उन क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम समझते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो मैंने कवर किया था उसमें मनी एंड क्रेडिट था। इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपका कवर किया है और मैं चाहूँगा कि आप उसे सबसे पहले देख लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास 10th का ही सिविक्स का ये टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है आपका ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसी के दो क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब देखिए बच्चों, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती। आप रोड पर जा रहे हैं, कल को क्या हो जाए आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। ठीक है, तो ठीक वैसे ही मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके साथ में आपको समझा रहा हूँ वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब हम इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है, हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है। ना तो कोई स्कूल गारंटी देता है, ना ही कोई कोचिंग सेंटर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो गारंटी नहीं देती है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। लेकिन हाँ, वो आपकी हेल्प ज़रूर करती है कि आप उस सक्सेस को पाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं, जल्द से जल्द उसको पा लें। तो वैसे ही मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कवर हो जाएँ, आपको वो समझ में आ जाएँ, प्लस आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी समझ में आ जाएँ आपको और आप उनको पेपर में अच्छे से लिख कर आएँ और आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ। यही मेरा एक छोटा-सा मोटिव है और कुछ नहीं है। इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएँ ताकि और भी जो बच्चे हैं, जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उनका भला हो। उनका भला हो प्लस पूरी सोसाइटी का भला हो। ठीक है? तो अब हम बिना देर किए सीधा हमारे टॉपिक पर आते हैं। बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है कि हाउ कैन वी से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? एक्सप्लेन। या फिर एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर्स? अब जो गवर्नमेंट की फॉर्म्स होती हैं उसके बारे में आप लोगों ने अपना जो चैप्टर उसमें पढ़ा भी होगा। एक फॉर्म होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जिसमें लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, उन्हें चुनते हैं। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल हम कहाँ पे देख सकते हैं, हमारी विलेज पंचायत्स में। जो हमारे गांव होते हैं ना, आपने देखा होगा जहाँ पर सरपंच के इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, लोगों की संख्या बहुत कम होती है। तो सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं और अपने विलेज के लिए जो भी डिसीजन लेने होते हैं साथ में मिल के वो लोग लेते हैं उन डिसीजंस को। तो वो एग्जाम्पल है आपका किसका, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो ये पॉसिबल नहीं था कि सभी लोग एक जगह आकर आकर बैठें और डिसीजन लें। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जिसमें जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने एक लीडर को चुनते हैं, उसको इलेक्ट करते हैं और उसे पार्लियामेंट में या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वहाँ पर भेज देते हैं। वही वो लोग जाकर या तो एमएलए बनते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कितने टाइप की हो गई आपकी, दो टाइप की। वैसे बहुत सारी टाइप की होती है लेकिन अभी आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, ये भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट होती है आपकी डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे हिटलर साहब थे, इटली में मोसोलिनी साहब थे। ये लोग क्या थे, एक तरह के हिटलर थे, एक तरह के तानाशाह। जो ये चाहते हैं वही करते हैं। इन्हें लोगों की इच्छाओं से, लोगों के डिज़ायर से कोई मतलब नहीं होता कि लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए हमारे, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है आपकी मोनार्की। मोनार्की यानी कि राजा महाराजाओं का राज। किसका राज, राजा महाराजाओं का। अभी मोनार्की भी बच्चों दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होगा कि सिर्फ राजा महाराजा का ही रूल होगा। अब राजा का मतलब शायद हो सकता है कोई रानी भी हो, ठीक है, तो लेकिन होगा रूल किसका, राजा महाराजाओं का ही। ये हो गया एब्सोल्यूट मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ में एग्जिस्ट करता है और साथ में जो मोनार्की है वो भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, 2005 से पहले या यूं हम कहें 1990 तक क्या था, नेपाल के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। वहाँ पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी था और आपका मोनार्की भी एग्जिस्ट करती थी, यानी कि राजा महाराजा भी थे और हमारे उनके देश का जो संविधान था वो भी एग्जिस्ट करता था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम कवर करेंगे ना, तो वहाँ पर मैं थोड़ी डिटेल में आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है,
तो डेमोक्रेसी को हमने समझा कि डेमोक्रेसी आखिर होती क्या है। अब ये बोल रहे हैं डेमोक्रेसी कि हाउ कैन वी से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बच्चों, डेमोक्रेसी क्या है, वो किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की हो गई, या और भी अगर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उनसे किस तरीके से बेटर है। क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, और इस तरीके से भी कि हाउ विल यू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर्स। वही पूछ रहे हैं कि आप इसको किस तरीके से जस्टिफाई करोगे, किस तरीके से इसको बताओगे कि जो डेमोक्रेसी है वो किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जो सरकारें होती हैं उनसे किस तरीके से बेटर है। तो इसका आंसर ये रहा आपका। यहाँ पर दिया बेटा, सबसे पहला जो टॉपिक पॉइंट है आपका वो है इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लोगों के अंदर इक्वलिटी की फीलिंग आती है। अभी इक्वलिटी क्या होगी, आप बोलोगे सर कौन सी इक्वलिटी, किस तरीके की इक्वलिटी। हमारे देश में कोई इक्वल नहीं है। इस देश में किसी भी कंट्री के अंदर, या हम यूँ कहें तो अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, डिफरेंट रीजन के लोग भी रहते हैं, डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड्स के लोग भी रहते हैं। लोग अपने लोग डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी खाने-पीने का स्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है। तो इक्वालिटी कैसे है? बेटा इक्वालिटी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी की। आपने देखा है ना कि आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलॉन्ग करे, या वो किसी भी जेंडर से बिलॉन्ग करे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, सभी को एक वोट है दिया हुआ है। जिसे हम कहते हैं राइट टू वोट है ना हमारे पास। तो 18 साल से इंडिया के अंदर जो भी पर्सन ऊपर है या 18 साल का है, उसको क्या है, वोट देने का अधिकार है। और वोट देने का अधिकार क्या है, सभी को है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता कि वो अमीर है, वो गरीब है। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो हमारे देश के अंदर क्या है, इक्वालिटी है। तो इक्वालिटी किस लेवल पे है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। राजा महाराजाओं की अगर बात करें, या मोनार्की की हम बात करें उस टाइम की, तो वहाँ पर इक्वालिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। इनफैक्ट ये डेमोक्रेसी में इक्वालिटी तो आज भी नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट कम से कम पॉलिटिकल लेवल पर हमको इक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है? नंबर 2, इट एनहांसेस का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज़। इट इंक्रीज़ेज़ द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उस देश जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर लोग रहते हैं, उनकी जो डिग्निटी होती है, वो भी इंक्रीज़ होती है। आज के टाइम में मान लीजिए आप किसी बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, और वहीं साइड में आपके कोई रिक्शे वाला है, या मान लो वो किसी दूसरी कास्ट से बिलॉन्ग करता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ भी बोल देंगे। अगर आप बोलते हैं, उसकी कास्ट का मज़ाक उड़ाते हैं, या ऐसी कोई टिप्पणी करते हैं, ऐसी कोई स्टेटमेंट देते हैं जो उसे हर्ट करती है, तो इसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है, अगर उसने आपकी कंप्लेंट कर दी। लेकिन यही चीज़ अगर डिक्टेटरशिप अगर रेज़ीम होती, या राजा महाराजाओं का टाइम होता, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? तो डेमोक्रेसी क्या करती है? इट आल्सो इंक्रीज़ेज़ द डिग्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल। नंबर 3, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन टेकन। अब बच्चों, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं हमारे देश के अंदर, आपने देखा है जो आपके न्यूज़ चैनल्स होते हैं, आपने देखा होगा लोकसभा का या राज्यसभा का चैनल है। उसमें जो लोकसभा होती है, जो राज्यसभा होती है, वहाँ पर लोग बैठते हैं, जिन लीडर्स को, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुनते हैं, वो वहाँ जाकर हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। अब इतने सारे जो लोग हैं, जब वो एक डिसीजन लेते हैं, सभी लोग डिस्कशन करते हैं। आपने देखा कई बार तो लड़ाई भी हो जाती है। वो लोग कुर्सियाँ तोड़-तोड़ के फेंकते हैं। वो तो एक चलो बाद की बात है, लेकिन एट द एंड होता क्या है, सभी लोग मिल-जुल कर डिसीज़न लेते हैं। उसमें टाइम भी लगता है, डिले होता है डिसीज़न मेकिंग में, लेकिन एक क्वालिटी डिसीज़न निकल के आता है। वहीं एक पर्सन है, उसने मान लीजिए अगर डिसीज़न ले लिया, कोई डिक्टेटर है, हिटलर ही है मान लो, उसने अगर डिसीज़न ले लिया, तो वो तो जो पूरी कंट्री है, उस पर तो डिसीज़न इम्पोज़ कर देगा। बोलेगा कि जो मैंने कहा है, यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है बच्चों, कि जो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है, वो भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है? चौथा पॉइंट, इट आल्सो प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिज़ॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। अब आप लोगों ने बेल्जियम की स्टोरी तो पढ़ी होगी, श्रीलंका की स्टोरी भी आपने इस टॉपिक ये जो बुक है आपकी पॉलिटिक्स वाली, इसमें पढ़ी है। अब इन दोनों स्टोरीज़ में आपने देखा होगा कि जो बेल्जियम है, वो किस तरीके से जो सोसाइटी के डिफरेंसेस थे, उनको अकोमोडेट करता है। इंडिया की भी अगर बात करें बच्चों हम, तो आप लोगों ने थोड़ी बहुत अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो हमारे जो हमारे होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल, उन्होंने क्या किया, जितनी भी रियासतें थी उन सबको जोड़ने का काम किया। सबके अंदर डिफरेंसेस थे, कोई हमारे साथ इंडिया के साथ जुड़ना चाहता था, कोई नहीं जुड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने सबको मनाया। इनफैक्ट जो लैंग्वेज के बेसिस पर हमारे यहाँ पर स्टेट्स भी बने हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो सब हम कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि एक देश के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी एग्ज़िस्ट करती है। एग्ज़ाम्पल हमारा इंडिया सबसे बेस्ट है।
हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, सबका अपना-अपना टेस्ट है, सारी इतनी सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हमारे देश में क्या देखी जाती है? यूनिटी है। अब यूनिटी तो है, लेकिन कई बार इस यूनिटी के अंदर क्या है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस लड़ाई झगड़े को रिज़ॉल्व करने के लिए हमारी जो सरकारें हैं, वो काम करती हैं, प्रयास करती हैं। डेमोक्रेसी जहाँ पर होती है, वहाँ पर क्या होता है, जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को बच्चों क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। उनको दबाया नहीं जाता। मान लीजिए अगर कोई डिक्टेटरशिप की रेजिम होती तो वो तो साफ बोल देती कि चुपचाप बैठ जाओ। जो बोलेगा उसके ज़ुबान काट दी जाएगी, उसका गला काट दिया जाएगा, उसको ही यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों की बातों को सुना जाता है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी बात को मीडिया में रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है? तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। अगर हमारे देश के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, या यूँ कहूँ कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको रिज़ॉल्व करने का मेथड कहाँ पर आपको मिलेगा? डेमोक्रेसी में। ये किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शायद ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? नंबर लास्ट है आपका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट अलाउज़ रूम टू करेक्ट इट्स मिस्टेक्स। अभी राजा-महाराजाओं के टाइम वापस चलते हैं और वहाँ पर मान लीजिए किसी ने कोई भी गलत काम किया है, तो क्या हो गया? किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने चोरी की तो उसके हाथ कट गए, हाथ काट दिए, ठीक है? लेकिन मानिए अगर बाद में ये पता चलता है कि उस व्यक्ति ने चोरी की ही नहीं थी, तो क्या होगा? क्या उसके हाथ वापस आ सकते हैं? वहाँ पर तो ये था कि तुरंत ही, या मान लो अगर जो राजा है वही न्याय का देवता भी होता था, तो अगर उसने किसी पर्सन ने गलती की है तो तुरंत ही उसको सज़ा दी गई और अगले ही पल उसको उसके हाथ काट दिए जाएँगे। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर को लोग फ़ॉलो करते हैं। सबसे पहले वो जो गिल्टी पर्सन होता है उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। जो जज होता है उसको सज़ा सुनाता है। उसका अगर अपराध सिद्ध हो गया तो उसको सज़ा मिलेगी। सज़ा मिलने के बाद एक टाइम होता है, उसको एक टाइम पीरियड का टाइम दिया जाता है कि भाई आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद आपको ये सज़ा दी जाएगी। अब हो सकता है बच्चों की 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वो शायद हायर कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वहाँ अपील करें, बोले कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। या वो चाहे तो राष्ट्रपति के पास भी अपनी अ, अर्ज़ी दे सकता है कि सर मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन मेरे इस केस को दोबारा खुलवाया जाए, ओपन किया जाए। तो हो सकता है शायद वो पर्सन पता चले कि ये इसने गलती की ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हम डेमोक्रेसी के अंदर हमारी जो मिस्टेक्स हैं, उनको भी करेक्ट कर सकते हैं। वहीं ये जो मिस्टेक्स को ख़त्म करने का, या कम करने का जो प्रोविज़न है, वो मोनार्की में या जो डिक्टेटरशिप रेज़िम होती है, उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये जो 5 पॉइंट दिए गए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। तो यही आपका क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो ये 5 पॉइंट हैं, इनको 5 पॉइंट को समझ लीजिए। आपको ज़रूरत लग रही है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए और जाकर पेपर में ऐसे ही आपको लिख के आना है, ठीक है? अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इंश्योर ट्रांसपेरेंसी? एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स। यानी कि जो सरकारें होती हैं, सरकारों के जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती है, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है? अब ट्रांसपेरेंसी का बच्चों मतलब क्या हो गया? देखो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है 3 तरीके की ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, दूसरे होते हैं ट्रांसलूसेंट और तीसरे होते हैं ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो गया कि हम शीशे के, या मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके आर-पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है कि हम देख तो सकते हैं लेकिन बहुत ही धुंधला हमको दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। और ओपेक का मतलब क्या हो गया कि हम आर-पार बिल्कुल भी देख ही नहीं सकते। तो डेमोक्रेसी में जो ट्रांसपेरेंसी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, उसके बारे में जो सिटीज़न्स हैं उनको पता हो। हम इसका आंसर देखते हैं, इसके आंसर के थ्रू हमको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी में क्या है कि ऐसा नहीं है कि राजा-महाराजा हैं तो उन्होंने कोई डिसीजन ऐसे ही ले लिया अपनी मर्ज़ी से, नहीं। यहाँ पर एक प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा। सबसे पहले एक बिल लाया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर आप जानते हैं ना, एक बिल लाया जाता है, उस पर वोटिंग होती है कि हमको इस बिल पर डिस्कशन करना है कि नहीं करना है। पहले उसे अप्रूव किया जाता है, उसको रज़ामंदी दी जाती है कि हाँ, ये बिल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। फिर जब वो मुद्दा अप्रूव हो जाता है, उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन चलता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अभी आपने रिसेंटली देखा कि जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो ट्रक ड्राइवर्स ने के लिए लॉ लाया गया कि अगर वो किसी को भी ठोक देते हैं, उन्होंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो उनको 7 लाख रुपए का मुआवज़ा देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी।
उन्होंने बच्चों क्या हुआ अपनी बात रखी और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब थे या अमित शाह जी थे उन्होंने उनसे बातचीत की और अभी के लिए इस कानून पे क्या है थोड़ी-सी रोक लगा दी गई है। आगे इसका रिज़ल्ट जो भी होगा हम आपको बाद में अपडेट कर देंगे पर अभी के लिए क्या है इस पे थोड़ी-सी रोक लग गई है। तो बच्चों होता क्या है कि मान लो कोई भी बिल लाया गया है तो पार्लियामेंट के अंदर वो पहले अप्रूव होता है कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, फिर उस पर कानून बनता है और उस कानून बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है? तो ये इंश्योर करता है डेमोक्रेसी के अंदर कि जो भी लॉज़ बनाए जाएँगे, जो भी चीज़ें लेके आई आई जाएँगी, उनको प्रोसीजर जो होगा फ़ॉलो किया जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ भी अचानक से लेके आया गया और उसको अप्लाई कर दिया। नंबर 2 पीपल हैव द राइट टू चूज़ देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर देम। अब इस लाइन का कितना अच्छा मीनिंग निकल रहा है कि लोग जो होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनको अपने रूलर्स को चुनने का अधिकार होता है। क्या आप किसी डिक्टेटर को चुन सकते हो? नहीं चुन सकते। क्या आप कभी जो अपने राजा होते हैं, उनको चुन सकते हो? नहीं चुन सकते। राजा का बेटा राजा बनेगा, मोनार्की में यही चलता था। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपने रूलर्स को चुना है, तो आप चाहें, उन्होंने अगर अच्छा काम नहीं किया, तो आप नेक्स्ट टाइम जब 5 साल बाद हर कंट्री में डिफरेंट तरीके होते हैं। इंडिया के अंदर ये है कि 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, तो अगर आपकी जो सरकार है, आपने जिस सरकार को चुना है, अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो आप क्या करोगे? उनको गद्दी से उठा दोगे। तो दूसरी पार्टी को मौका दोगे कि आप जाइए, हमारे बिहाफ़ पे रूल कीजिए और हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाइए। तो इस तरीके से क्या होता है, जो रूलर्स होते हैं, उनके उनको कौन कंट्रोल करता है? जो पीपल है, ठीक है? ये लाइन यही कह रही है। नेक्स्ट लाइन है बेटा आपकी, इट इज़ एक्सपेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज़ प्रोसीजर्स एंड इज़ अकाउंटेबल टू पीपल। वही वाली बात आ गई। क्या बोल रहा है? इट इज़ एक्सपेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज़ प्रोसीजर्स एंड अकाउंटेबल टू पीपल। यानी कि जिस सरकार को हमने चुना है तो वो हम चाहेंगे कि वो प्रोसीजर्स को फॉलो करे, रूल्स को फॉलो करे और हमारे प्रति उत्तरदायी हो। यानी कि अपने एक्शंस के लिए जो भी वो काम कर रही है हमको बताए। अब देखा होगा कि हमें सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है? जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके चैनल्स हैं, तो वहाँ पर जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो भी लॉज़ पास होते हैं, उसको हम हमारी टीवी पर देख सकते हैं। जब भी सरकार कोई कानून लेकर आती है, तो कानून को मीडिया में डिस्कस डिस्कस किया जाता है। उस मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है। तो कभी-कभी आपने देखा होगा जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े मिनिस्टर्स आकर बैठते हैं, फिर डिबेट करते हैं और साथ में कुछ जनता बैठी होती है। जो लोग होते हैं, उनसे सवाल भी करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारे रूलर्स हैं, उनको अकाउंटेबल बनाते हैं। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल कि वो हमारी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रखे, हमारी नीड्स को ध्यान में रखे, हमारे लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाए और हम और जो भी काम वो कर रहे हैं, उसके लिए वो अकाउंटेबल हो। यानी कि जो भी वो डिसीज़न ले रहे हैं, उनके लिए वो आंसरेबल हो। ठीक है? तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप थोड़ा-सा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, दोबारा देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन 2 क्वेश्चन्स ही आपके इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों अगर हम रोज़ कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो इस साल का तो मैं ज़्यादा कह ही नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं या मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि अगर आप रोज़ कम से कम 3 क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हो, 3 क्वेश्चन आपके अगर प्रिपेयर हो रहे हैं, तो 3 3 ज़ा 90 आपने 90 क्वेश्चन्स कम से कम अपने प्रिपेयर किए। 12 9 ज़ा 108 108 सॉरी 1080 क्वेश्चन बच्चों आपने प्रिपरेशन कर ली अपने टॉपिक्स की। आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक हों या पॉलिटिकल साइंस हो, आपकी हिस्ट्री हो या आपकी ज्योग्राफी हो, आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए एमसीक्यू की क्विज़ भी लेकर आऊँगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बशर्ते ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान देना है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आप किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो भी बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा जो फ़ोकस अभी ये है, वो यही है कि मैं आपके लिए कम टाइम के अंदर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चलूँ और आपके क्वेश्चंस भी तैयार करवाता रहूँ, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिस ना हो। प्लस इसको शेयर कीजिए ताकि आपके साथ-साथ और भी लोगों को भला हो, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।